दोस्तों आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न वाले 1.3 का हम लोग एक नंबर को देखेंगे। ठीक है, इसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको प्रमेय 1.3 को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं प्रमेय 1.3 क्या है। दोस्तों प्रमेय 1.3 में कहा गया है, मान लीजिए कि g कोई अभाज्य संख्या है। यदि संख्या g a² को विभाजित करती है तो g जो है a को भी विभाजित करेगी, जहाँ पर a एक धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है हम लोग का? एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे g जो संख्या है वो a² को विभाजित कर रहा है, तो g जो है वो a को भी विभाजित करेगा। और ये a हम लोग का क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना। मान लीजिए कि बात ये हुआ g कोई अभाज्य संख्या है। मान लीजिए कि बात यहाँ पे 2 ले लेते हैं और a क्या है हम लोग का? यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए कि बात लेते हैं 4 इसमें लेते हैं। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 4 चौके 16। ठीक है, तो ये इससे क्या हो रहा है हम लोग का? 2 से हम लोग का 16 क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है, पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पे g कितना है हम लोग का? 2 है और a क्या है हम लोग का? 4 है। 4 है ना, a हम लोग का 4 है। ठीक है, तो 2 से 4 तो भाग जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे प्रमेय 1.3 में कहा गया है कि मान लीजिए कि g कोई अभाज्य संख्या है। यदि संख्या g a² को विभाजित करती है तो g a को भी विभाजित करेगी, जहाँ पर a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि प्रमेय 1.3 क्या है। इसी से हम लोग एक नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आइए हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि √5 को अप्रमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसलिए इसको मानना पड़ेगा कि ये एक प्रमेय संख्या, इसके विपरीत मानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि जो √5 है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं √5 बराबर p/q, क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है वो अंश और हर के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे जो p और q है वो क्या है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, तथा और जो q है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या में जो नीचे होता है वो कभी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, p और q में, तो हम लोग मान लेते हैं, माना p और q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं कि इसमें क्या है? अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तब इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से हम p और
क्यू को विभाजित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि इसमें अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इस उभयनिष्ठ जो होगा उसको उभयनिष्ठ गुणनखंड से P और Q को विभाजित कर सकते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं √5 बराबर A/B, जहाँ पे A और B क्या है, सह-अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह-अभाज्य संख्या है तथा B बराबर 0 नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सह-अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, तो सह-अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसमें दो संख्या का महानतम समवर्तक 1 होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, किसी दो संख्या का महानतम समवर्तक जिसका 1 होता है वो क्या होता है, सह-अभाज्य संख्या होता है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे फिर ये A B कहाँ से आया। ठीक है, जब यहाँ पे P और Q में, ठीक है, कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यदि इसको विभाजित करता है तो विभाजित करने के बाद हमें क्या मिलेगा, A और B मिलेगा। ठीक है, किसी संख्या यदि विभाजित करेगा तो उसमें A और B तो मिलेगा। ठीक है, तो यही दोनों क्या है, सह-अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या √5B बराबर, यहाँ पे B क्या हो गया, 5 से गुना हो गया, यहाँ पे क्रॉस गुना हुआ। ठीक है, तो 5 और B गुना हो तो √5B हो गया। ठीक है, और यहाँ पे A। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको √5B का वर्ग और A का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यदि ई दोनों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, 5 बचेगा और यहाँ B² होगा। ठीक है दोस्तों, और ये तो A² ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं B² बराबर A² बटा 5। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो 5 है वो A² को विभाजित कर रहा है, मतलब भाग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि यहाँ 5 A² को विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो 5 होगा वो A को भी विभाजित करेगा, 5A को भी विभाजित करेगी। ठीक है, ये कहाँ से आया। ठीक है दोस्तों, ये परिमेय हम लोग कौन सा पढ़े, परिमेय 1.3 से। ठीक है, ये परिमेय इसमें लागू होता है। अब यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं हम A बराबर लिख सकते हैं 5C। ठीक है, लिख सकते हैं, जहाँ C कोई पूर्णांक है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि A बराबर 5C कैसा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि A से ये 5 A को विभाजित कर रहा है, तो मतलब कि A का जो गुणनखंड करेंगे तो उसमें तो 5 जरूर आएगा, है ना। 5 से यदि A को विभाजित कर रहा है तो इसमें A का गुणनखंड में 5 जरूर आएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5C लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे जो 5B² बराबर A² है, इसको समीकरण 1 मानना चाहिए था। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इस समीकरण 1 में A बराबर 5C का मान इसमें बैठाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अब A का मान को समीकरण 1
में रखने पर, ठीक है। तो इसका ए का मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या है उसको दोबारा लिख लेते हैं। 5b² बराबर a², नीचे वाला को हटा देते हैं। अब यहाँ पे जो a का मान है उसको बैठाएंगे, तो a का मान क्या है 5c, तो इसमें वर्ग है, a का वर्ग है तो इसमें भी वर्ग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5b² हो जाएगा बराबर, इसका यदि वर्ग करेंगे तो 5 5 कितना होता है 25 होता है, और c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 5 से इसको विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 5 कितना होता है 25 होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग लिख सकते हैं b² बराबर 5c², ठीक है। तो अब यदि 5 इधर लेके आएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको b² बट्टा 5 लिख सकते हैं, बराबर हम लोग c² लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ठीक से नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, 5। दोस्तों यहाँ देखिए जो b² है वो 5 से विभाजित हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 5b² को विभाजित करती है, इसलिए जो 5 होगा वो b को भी विभाजित करेगी, ठीक है दोस्तों। ये प्रमेय कौन सा है, प्रमेय 1.3 से, ठीक है दोस्तों। जो नीचे है उसको हटा देते। दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि 5 से हम लोग का a भी विभाजित हुआ और 5 से b भी विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पाँच है। हम लोग का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, इसमें 5 है, ठीक है। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि हम लोग इसको क्या माने हैं, प्रमेय संख्या माने हैं, तो इसका विरोध जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यदि इसमें देखिए कि यहाँ पे दिख रहा है कि a और b में कम से कम हम लोग को क्या एक गुणनखंड क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पहले ही मान चुके हैं कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो उसका विरोधाभास हम लोग को प्राप्त हो रहा है। तो यह विरोधाभास कहाँ से मिला है, हम लोग को त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण यह विरोधाभास हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसको यहाँ पे लिखेंगे, यह विरोधाभास हमें त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ऊपर वाला को थोड़ा हटा देते हैं, अतः हम लोग लिखेंगे, अतः यह
निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो यही हम लोग का सिद्ध हुआ। बस इतना ही लिखना है, थोड़ा सा इसमें लंबा है, ठीक है, क्योंकि हमको सिद्ध करना है तो इतना हम लोग को लिखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, जहां आपको डाउट लगे तो कमेंट करना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आगे अपलोड करने वाला हूँ। तो जय हिंद दोस्तों।